मित्रों नमस्कार। आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ इस चर्चा में स्वागत है। पिछले कुछ चर्चाओं में हमने यूपी रेवेन्यू कोड के बारे में चर्चा की। आपको जैसे कि पता है कि यूपी रेवेन्यू कोड दो महत्वपूर्ण लेजिस्लेशंस को ख़त्म करने के बाद उनके जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उनको समायोजित करके यूपी रेवेन्यू कोड बनाया गया। पहला था यूपी जेडे एंड एलआर एक्ट 1950 और दूसरा है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901। तो अभी तक जो चर्चाएं हमने की, चाहे वो म्यूटेशन प्रोसीडिंग है, करेक्शन ऑफ पेपर्स हैं, करेक्शन ऑफ मैप है, खतौनी का कॉन्सेप्ट है या खसरे का कॉन्सेप्ट है, तो ये सारे पोर्शन लैंड रेवेन्यू एक्ट, जिसको भू राजस्व अधिनियम भी कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। और ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो समरी प्रोसीडिंग के माने जाते हैं, मतलब कि संक्षिप्त कार्रवाई वाली प्रोसीडिंग है, जिनका मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य सरकार लैंड रेवेन्यू किससे वसूल करेगी, इसके लिए वो अपने पेपर्स को करेक्ट रखती है, अपडेट रखती है। तो ये सारे प्रोसीडिंग जो थे वो समरी प्रोसीडिंग के थे और लैंड रेवेन्यू एक्ट से आते थे। उसके बाद हमने शुरुआत की क्लासेस ऑफ टेन्योर्स की। तो क्लासेस ऑफ टेन्योर जो है यूपी जेडे का प्रोविज़न है, और क्लासेस ऑफ टेन्योर समझने का मुख्य प्रयोजन ये था कि हम आगे उनके जो राइट्स हैं उनको समझें और उनसे रिलेटेड अन्य प्रोविजंस जो हैं यूपी जेडे में, जो कि अब यूपी रेवेन्यू कोड का भाग हो गए हैं, उनको समझें। आपको ये भी समझना आवश्यक होगा कि ये चैप्टर जो हम आगे डील करने वाले हैं, पहला है राइट ऑफ द होल्डर्स, और इन राइट ऑफ होल्डर्स को हम बहुत डिटेल में एक एक टॉपिक वाइज देखेंगे। ये सारे टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं इनसे जरूर न कुछ, चाहे रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र पे हो, बिकथ या विल करने के पावर पे हो, या फिर एक्सचेंज के बारे में हो, या डिक्लेरेशन ऑफ लैंड के बारे में हो, या चेंज यूज ऑफ द लैंड के बारे में हो, इनसे जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जो यूपी जेडे का प्रोविज़न था अब यूपी रेवेन्यू कोड में आ गया है, जरूर होते हैं। जो समरी प्रोसीडिंग वाले चैप्टर्स थे या प्रोविजंस थे, उनसे जनरली शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी आपको जानना होगा कि जो समरी प्रोसीडिंग है उसमें मुकदमों का निस्तारण की मंशा ये थी कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो सबसे सुपीरियर कोर्ट है वहीं पे उसको समाप्त माना जाए। आप देखेंगे कि रिट जुरिडिक्शन में अगर आप जाते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के किसी ऑर्डर को चैलेंज करते हैं जो कि म्यूटेशन प्रोसीडिंग में या करेक्शन ऑफ पेपर्स की प्रोसीडिंग में फाइल हुआ है, तो कोर्टें कहती हैं कि ये समरी प्रोसीडिंग है, इसलिए इसमें रिट मेंटेनेबल नहीं है, हम इसको आप नहीं सुनेंगे, आप जाके रेगुलर सूट फाइल करिए। तो उसका एक आशय यह है कि इन जो प्रोसीडिंग्स हैं समरी प्रोसीडिंग्स की, इनसे टाइटल डिसाइड नहीं होता है, और टाइटल डिसाइड कराने के लिए आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है रेगुलर प्रोसीडिंग का, जिसमें आप डिक्लेरेशन में जा सकते हैं, जो 229B का सूट होता था, जो अब 144 यूपी रेवेन्यू कोड में आप सूट फाइल करके अपने अधिकारों की उद्घोषणा करा सकते हैं। सामान्यतः माननीय उच्च न्यायालय इन्हीं आधारों पे रिट को इंटरटेन नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जहां पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हुई है या सब्सटेंशियल इनजस्टिस हुआ है, तो ऐसे समरी प्रोसीडिंग्स में भी बहुत बार रिट मेंटेन होते हैं, और ऐसे ऑर्डर जो इलीगल हैं उनको ऑनरेबल कोर्ट सेट असाइड भी करती है। तो ये डिफरेंस भी आपको अपने पढ़ाई के साथ और प्रैक्टिस में भी ये आपको जानना आवश्यक है कि समरी प्रोसीडिंग क्या है और रेगुलर प्रोसीडिंग क्या है। तो अब हम ये शुरू करते हैं राइट्स ऑफ द टेन्योर होल्डर, यानी कि अधिकारों के बारे में, खातेदारों के अधिकारों के बारे में। तो आज जो मैं डील कर रहा हूं, आपको एक बेसिक इंट्रोडक्टरी ये पार्ट है जो कितने तरह के राइट, भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट और आसामी को प्राप्त हो सकते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। जब हमने क्लासेस ऑफ टेन्योर की चर्चा की थी तो हमने समझा था कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट कौन है, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले रिकॉर्डेड टेन्योर होल्डर्स कौन है, और आसामी कौन है। आप देखेंगे कि अधिवासी और सीरदार का भी जो टर्म आया था वो समय रहते हुए धीरे धीरे वो लुप्त हो गया,
क्योंकि ऐसे राइट मैच्योर होके इन्हीं 3 श्रेणियों में समाहित हो गए। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, यानी कि ऐसे भूमिधर जिनको संक्रमणीयता का अधिकार प्राप्त है, यानी कि वो भूमि को ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके अधिकार किस तरह से हैं। तो भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स को आप पहले ही जानते हैं कि ये सबसे सुपीरियर मोस्ट कैटेगरी है राइट ऑफ द टेन्योर होल्डर्स के हिसाब से। इनको सबसे उत्कृष्ट अधिकार प्राप्त हैं, ये सुपीरियर मोस्ट कैटेगरी है। तो आपने देखा था कि इनके अधिकार परमानेंट हैं, हेरिटेबल हैं, यानी कि दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, जो लीगल एयर्स हैं वो इनहेरिट करेंगे, और ट्रांसफरेबल हैं, यानी कि जो कि संक्रमणीय भूमिधर वाला अधिकार है विथ ट्रांसफरेबल राइट, वो अपनी भूमि को ट्रांसफर कर सकता है सेल के द्वारा या विल के द्वारा या कोई अन्य ऐसा जो भी लीगल मोड है उसके द्वारा ऐसी भूमि को वो ट्रांसफर कर सकता है। तो कौन से अधिकार भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स को प्राप्त हैं, ये अलग अलग सेक्शंस में दिए हुए हैं, और ये सारे सेक्शंस या ये सारे सेगमेंट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक फुल क्वेश्चन बना सकते हैं, और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद एक एक सेगमेंट को हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो हम इनके अधिकारों को देखें तो है राइट टू यूज लैंड, यानी कि भूमि को उपयोग करने का अधिकार, जो सेक्शन 79 यूपी रेवेन्यू कोड में है। उसके बाद राइट टू ट्रांसफर लैंड, भूमिधर को अंतरण करने संबंधी अधिकार धारा 88 और 89 सेक्शन 88 और 89 में है। 88 में जहां अधिकार है, 89 और ऑनवर्ड्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं कि ट्रांसफर पे कैसे रिस्ट्रिक्शंस होंगे। उसके बाद एक्सचेंज या विनिमय करने का अधिकार भी है, जो धारा 101 यूपी रेवेन्यू कोड में है। उसके बाद वसीयत करने का अधिकार है सेक्शन 107 में। उसके बाद राइट टू गेट डिक्लेरेशन, जो लैंड यूज चेंज करने की बात होती है, ऐसा अधिकार है धारा 80 में, जो ओल्ड यूपीजेडएलआर एक्ट की धारा 143 में था। उसके बाद डिवीजन का अधिकार है, अपने भूमि का विभाजन करने का अधिकार है, जो धारा 146 यूपी रेवेन्यू कोड में है। और आखिरी है नॉन इजेक्टमेंट का राइट। तो ये सारे अधिकार जो है भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट वाले भूमिधर को प्राप्त हैं। इसी तरह से जो भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले लोग हैं, उनको भी भूमि को उपयोग करने का अधिकार है। उनके ट्रांसफर का अधिकार किस तरह से लिमिटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है, या उनको ट्रांसफर के कौन से अधिकार मिल सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और राइट टू सरेंडर लैंड, इनको अपने लैंड को सरेंडर करने का अधिकार है। तो ये 3 मुख्यतः जो राइट्स हैं वो राइट ऑफ द भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट हैं। तो 2 महत्वपूर्ण सेगमेंट हुए, और तीसरा जो सेगमेंट है वो है आसामी का। तो आसामी को भी अपनी भूमि को यूज करने का अधिकार है, अपनी भूमि को पट्टे पे देने का अधिकार है, राइट टू लेट द लैंड, भूमि को पट्टे पे देने का अधिकार है, और सरेंडर का अधिकार है। तो ये 3 मुख्य अधिकार जो है आसामी के हैं। इन सब अधिकारों की हम अलग अलग विवेचना करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्कीम बताना इसलिए भी आवश्यक है कि कभी कभी एक फुल क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकता है कि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं। तो आपको बहुत ब्रीफ में इन सब के बारे में डिटेल में बताना होगा। या एक क्वेश्चन ऐसे भी आया और 2000 में पीसीएसजे में, जो भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट और भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स को किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं और उन अधिकारों में क्या अंतर है, ये पूछा गया है। तो ये स्कीम मेरे बताने का उद्देश्य ये था कि आगे जब मैं अलग अलग सेगमेंट वाइज इसको डिस्कस करूं तो कोई कंफ्यूजन ना हो, और अगर एक पूरा फुल क्वेश्चन इनको समाहित करके भी आ जाता है तो उसको भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो ये स्कीम रही भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट और आसामी के अधिकारों की। तो आज के सेगमेंट में हम एक अधिकार जो है राइट टू यूज लैंड, जो भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट का है, उसको शार्ट में देख सकते हैं। वो सेक्शन 79 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में दिया हुआ है, जो ये कहता है कि जो भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट है उनको भूमि को उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है।
तो भूमि के उपयोग करने के अधिकार को हम कैसे समझेंगे? तो ऐसा नहीं है कि इनको केवल खेती का अधिकार है, इनको ये अधिकार अपना आवास बनाने के लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक ये इसमें बना सकते हैं। इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट है उनको राइट टू यूज पूरी तरह से दिया गया है। लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा, क्योंकि ये अधिकार राज्य सरकार ने दिए हैं, ये अधिकार भूमिधरों का स्वयं नहीं है। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी के बाद क्योंकि सारे स्टेट जो थे, आस्थान जिनको हिंदी में बोलते हैं, वो राज्य सरकार में निहित हो गए थे। तो जो भी अधिकार दिए गए वो थ्रू स्टेट गवर्नमेंट दिए गए। तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी चाहे इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स के लिए भी। जैसे कि आप समझिए कि अगर भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट जो है उसके खेती योग्य जमीन में कोई खान या खनिज पदार्थ की उत्पत्ति हो गई तो वो राइट्स उसको नहीं दिए गए हैं, ये राइट स्टेट में ही वेस्ट करता है। तो ऐसे राइट्स के उपयोग में स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है और जो भूमिधर है उनसे कह सकता है कि आप इन अधिकारों का उपयोग ऐसे लैंड में नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट वाले भूमिधर हैं, उनको ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपनी भूमि को वैकेंट नहीं छोड़ेंगे। अगर एग्रीकल्चरल या उससे कनेक्टेड किसी एक्टिविटी के लिए उनको इन लैंड्स का यूज करना पड़ेगा। तो आज के सेगमेंट में हमने देखा कि टेन्योर होल्डर्स जो हैं 3 तरह के जो इस समय एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको कैसे कैसे अधिकार हैं। उसके बाद राइट टू यूज लैंड का हमने एक स्टडी किया शॉर्ट में। इसके बाद वाले चर्चा में हम एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो है सेक्शन 80 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड और सेक्शन 143 ऑफ द ओल्ड एक्ट यूपी जेडीएलआर एक्ट, जिसमें राइट टू गेट डिक्लेरेशन यह है भूमि के लैंड यूज को चेंज करने की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में बताया गया है। उसकी हम चर्चा करेंगे, उसको हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उन्हें फिर से कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे जो है लैंड लॉ के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस में लिटिगेशन में भी बहुत आपके काम आने वाला है, और अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी बहुत काम आने वाला है। तो आज की चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।